हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। मैं साजिद अली आपको फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ और इस महाज्योति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस स्वागत के साथ हम लेक्चर नंबर 3 शुरू कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखो ज़रा, आज हमारा आर्टिकल कल हमने जो पढ़े तो उसके आगे का हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मैग्नेटिक डायपोल हम क्या पढ़ रहे हैं आपको याद होगा। हम 5th नंबर का चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और हम आज पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं ज़रा इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है। मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि मैग्नेटिक डायपोल क्या हो हमको पहले समझना है। मैग्नेटिक डायपोल के जगह पे आप मैग्नेटिक नीडल भी ले सकते हैं। इसके जगह पर आप मैग्नेटिक नीडल भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप मैग्नेटिक नीडल भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो मैग्नेटिक डायपोल लो या फिर आप चाहे तो मैग्नेटिक नीडल लो, ये दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क ये है कि हम मैग्नेटिक फील्ड बनाना है पहले तो। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएंगे? आप दो मैग्नेट ले लो, नॉर्थ पोल साउथ पोल बड़े वाले, और उसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाएगी। मैं वो करता हूँ। ये देखो मैंने क्या किया, एक मैग्नेट लिया, ये नॉर्थ पोल, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। और ये आपके पास में साउथ पोल। ये साउथ पोल, ठीक है। और ये एरो दे दिया मैंने। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दो मैग्नेट के बीच में आपकी क्या बन गई? ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन गई, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट कि ये दोनों पोल्स जो है वो नज़दीक होना चाहिए। ये दोनों पोल्स क्या होना चाहिए? नज़दीक होना चाहिए। तो ये पैरेलल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड तो मालूम है आपको क्या है। कल अपन ने पढ़े मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आपको याद होगा कल हमने पढ़े मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी हमको ये मतलब निकालना है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में उसी पर खेल है पूरा कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है। सो ऑल द मैग्नेटिक लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वी स्पेस, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सारी की सारी लाइंस मैग्नेटिक की पैरेलल भी चाहिए और इक्वी स्पेस भी चाहिए। खाली पैरेलल बोलने से काम नहीं चलेगा। पैरेलल तो ये भी होता है, ये देखो ये पैरेलल है, हर लाइन पैरेलल है, मगर ये यूनिफॉर्म नहीं है। इसको नहीं बोलते यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, जो भी फील्ड हो, लाइंस जो होती है ना वो पैरेलल तो होना चाहिए, पर यूनिफॉर्म की गारंटी नहीं है। गारंटी तब बनेगी जब वो इक्वी स्पेस रहेगी। इक्वी स्पेस का मतलब क्या होता है? हर लाइन के बीच की गैप सेम होना चाहिए। ये देखो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, सारी लाइंस पैरेलल है और साथ में बीच में गैप भी इक्वल इक्वल है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म फील्ड। इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म फील्ड। तो ये देखो ना गौर से, हर लाइन के बीच की गैप इक्वल है
और हर लाइन पैरेलल भी है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? ये नॉन यूनिफॉर्म है, या फिर ऐसा ले लो, ये नॉन यूनिफॉर्म है, ये देखो ऐसे डाइवर्स फॉर्म में जा रही है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। समझ में आ रहा आपको? नाउ अब इसके अंदर चाहे तो आप मैग्नेटिक निडल रखो या मैग्नेट रखो। इमेजिन करो कि हम यहां पे ऐसा मैग्नेट रखेंगे, थोड़ा टेढ़ा रखेंगे जानबूझ के, या मैग्नेटिक निडल रखो, दोनों में से कुछ भी रखो आप, या मैग्नेटिक निडल रखो या मैग्नेटिक डायपोल रखो। मैग्नेटिक डायपोल और मैग्नेटिक निडल इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैग्नेटिक डायपोल, इसी को मैग्नेटिक डायपोल बोला जाता है, ध्यान में रखना आपने, ठीक है। तो मैंने क्या करा यहाँ पे, चलो मैग्नेटिक निडल ले लिया। अब देखो मैग्नेटिक निडल में क्या होता है, मैग्नेटिक निडल में अपन क्या करते हैं, ये जो मैंने लिया मैग्नेटिक निडल में आपको बना के बताता हूं। ये देखो, ये ऐसा रहेगा मैग्नेटिक निडल, ये उसका सेंटर, ऐसा रहता है मैग्नेटिक निडल। ये उसका ये सेंटर, ये आपका मैग्नेटिक निडल है, ठीक है। ये ऐसा रखें अपना मैग्नेटिक निडल। ये जो टिप है ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब चाहे तो यहां पे आप मैग्नेट रखो, ऐसा वाला तिरछा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, या फिर मैग्नेटिक निडल रखो, कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। आपके एनसीईआरटी की बुक में निडल बताया हुआ एक फिगर में, आप देखोगे अगर पढ़ोगे, मैं चाहे ये रखूँ, इसे मैंने मैग्नेटिक निडल भी लिखा है यहाँ पर, मैग्नेटिक निडल लिखो या मैग्नेटिक डायपोल लिखो, ठीक। अब देखो, क्या ये ऐसे ही रहेगा? क्या ये ऐसे ही रहेगा? नहीं, ये साउथ पोल क्या करेगा, इसको अपने तरफ खींचेगा, ये पोल को अपने तरफ खींचेगा, इसको ये अपने तरफ खींचेगा, नॉर्थ पोल को। ये मैग्नेटिक निडल का मतलब डायपोल का ये जो नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल उसको अपने तरफ खींचेगा और नॉर्थ पोल को ये अपने तरफ खींचेगा, दोनों एक दूसरे को खींचेंगे अपनी तरफ, है ना, दोनों एक दूसरे को अपने तरफ खींचेंगे। अब जब दोनों अपने तरफ खींचेंगे तो क्या ये जगह पर रहेगा? नहीं, ये और ये खींचेगा तो टॉर्क एक्ट होगा, और ये टॉर्क एक्ट होगा तो इसको दोनों को ऐसा खींचने के कारण, ये दोनों को खींचने के कारण ये ऐसा चले जाएगा और झटके से आगे भी जा सकता है, एंड बिगिन टू ऑसिलेट विद डैम्प ऑसिलेशन। डैम्प ऑसिलेशन का मतलब एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होते जाएगा और उसके बाद में ये आके यहाँ पर रुक जाएगा, यहाँ पे आके वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा। ये कौन से पोजीशन में आ जाएगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे केस में देखो क्या होता है, टॉर्क एक्ट हो गया इसके ऊपर, चलो टॉर्क ले लेते हैं अपन।
टॉर्क कितना एक्ट होता है आपको मालूम है ना, एम क्रॉस बी आपने पढ़े थे ये, मतलब टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। एम क्या है नोट करना, एम क्या है, एम क्या है नोट करना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और बी तो मैग्नेटिक फील्ड है, ये बी तो मैग्नेटिक फील्ड है, और साइन थीटा उन दोनों के बीच का एंगल है, ध्यान में रखना। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एम एंड बी, एम और बी के बीच का एंगल है, ये ध्यान में रखना। जो भी थीटा यहाँ पे लिया जाता है तो ये दोनों के बीच का ही एंगल रहता है, जिनका दो वेक्टर रहते हैं ना, उन्हीं के बीच का एंगल होता है, तो ये एंगल है। थीटा बहुत स्मॉल है, ये थीटा रहेगा, ये इसको मैं ज्वाइन करता हूं, तो यहां पर एक एंगल बन रहा है, ये थीटा रहेगा। क्या सच में ये थीटा है? यस। किसके बीच का एंगल है? एम और बी का बीच का एंगल है। एम क्या बताया था याद करो, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। एम क्या बताया था, कल बताया था ना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी, साउथ से नॉर्थ जाता है, तो ये साउथ से नॉर्थ जा रहा, ये मैग्नेटिक डायपोल, और ये मैग्नेटिक फील्ड, एम और बी के बीच का एंगल, एम इधर जा रहा है, ये एम की डायरेक्शन है, ये एम की डायरेक्शन है, और ये बी की डायरेक्शन है, तो एम और बी के बीच का ये वाला एंगल कॉल्ड एज थीटा, ठीक है, विच इज वेरी स्मॉल। So we can consider that if theta is very small, then sin theta can be considered as theta। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, that is nothing but mb sin theta की जगह mb theta, ऐसे बन जाएगी ना, mb theta। इसको नाम दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो हमारे पास में एक और टॉर्क है, एक और टॉर्क। अच्छा ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये टॉर्क जो है, ये टॉर्क क्या कर रहा है, उसको इधर लेके जा रहा है ना, वापस लेके जा रहा है। इज इट क्लियर? असल में क्या हुआ था कि जब ये सीधा लेके गया मैंने, ये ऐसा सीधा था, अब देखो गौर से, अब ये ऐसा आ गया ना, सीधा आ गया ना ये, अब मैं इसको पकड़ के जब खींचूंगा ऐसे, तो ये अप्लाइड टॉर्क, ऐसा दोनों को पकड़ के इधर खींच रहा मैं, अप्लाइड टॉर्क, और जैसे ही छोड़ दिया रिस्टोरिंग टॉर्क ने वापस लेकर आया। स्प्रिंग का एग्जांपल याद रखो, खींचा अप्लाइड फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, वैसी ये ऐसा लेकर गया मैं, तो अप्लाइड टॉर्क, छोड़ दिया रिस्टोरिंग टॉर्क, तो एक्चुअली ये रिस्टोरिंग टॉर्क है। सो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, फॉर रिस्टोरिंग टॉर्क, फर्क क्या है इसमें बाबा, फर्क क्या है, क्यों लिख रहा हूं मैं बार बार, टॉर्क मैं वही लिख रहा हूं एम बी थीटा, लेकिन माइनस साइन के साथ, क्योंकि ये नेगेटिव होता है, आपको भी मालूम है, माइनस साइन के साथ। चलो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूं मैं फिर। अब जरा गौर से देखो, ऑल्सो टॉर्क आपने ये भी पढ़े, आई अल्फा, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, बराबर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 2, दोनों को मैं इक्वल करता हूं,
दोनों टॉर्क है, दोनों को इक्वल लेता हूं मैं, आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा। अल्फा को मैं ऐसा लिख सकते हैं, जरा याद करो, डी ओमेगा बाय डी टी, आई इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। अल्फा रेट ऑफ चेंज ऑफ अल्फा एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो जरा, आई डी अपॉन डी टी, ये खाली डी अपॉन डी टी लिख दिया। ओमेगा क्या होता है, डी थीटा बाय डी टी, डी थीटा बाय डी टी एम बी थीटा। ये कंबाइंड क्या हो गया आपका, आई डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा, बराबर है। अच्छा, आई को नीचे लेकर आया था मैं, डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी आई इंटू थीटा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता, जरा गौर से देखो आप जरा, सबसे पहले तो इसको मैं ऐसा लिख सकता क्या, देखो, डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू, ये कांस्टेंट है बी, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी कांस्टेंट है, और एक्सिस चेंज नहीं हो रही बॉडी के तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कांस्टेंट है। ये तीनों के तीनों टर्म कांस्टेंट है, थीटा कुछ भी ले सकते हैं आप, तो मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा बोल सकता हूँ। और इससे क्या साबित हो रहा है, और ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई ना एक तरह से, डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा छोड़ो, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं छोड़ो, ये आपका क्या बन गया, एक्सेलरेशन। ये कौन सा है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। कहाँ से बना, ये देखो, इससे ये बना, इससे ये बना, इससे ये बना, इससे ये बना, इससे ये, अल्फा, एक्चुअली अल्फा ही है ये, एंगुलर एक्सेलरेशन है, ध्यान में रखना। दैट इज डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, एक ही है वो, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, एंगुलर एक्सेलरेशन, आपने पढ़े में एसएचएम याद करो, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन में, सिंपल, आपको कोई जैसे पेंडुलम, पेंडुलम ऐसा घूम रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, आपको साबित करना है कि ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। आपने क्या किया, कोई भी चीज़ में आपको अगर कैलकुलेट करना है, कोई भी चीज़ में आपको एसएचएम बताना है, तो आप कैसे साबित करेंगे, आपको एसएचएम बताना है, आप कैसे साबित करेंगे। जैसे ये एसएचएम बताना है, प्रोजेक्शन का भी कर रहे थे अपन, अगर फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन है या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, चाहे लीनियर हो चाहे एंगुलर हो। एनालॉगस टर्म तो आपको सब मालूम है, एनालॉगस टर्म का फायदा उठाओ। कैसे, ये देखो, आपने क्या साबित किया था, याद करो, या तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स बताओ, या एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स बताओ। अब एनालॉगस क्वांटिटी में एक ही जगह ये लीनियर एक्सेलरेशन है, तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये अल्फा अलग है, ये अल्फा नहीं है, ये प्रोपोर्शनल साइन है, ये प्रोपोर्शनल साइन है, ध्यान में रखना, ये प्रोपोर्शनल साइन है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, कंफ्यूज नहीं होना, डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ऐसा भी कंपेयर कर सकता हूं। तो माइनस ऑफ थीटा, तो क्या साबित हो रहा है, ये एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा, ये क्या परफॉर्म कर रहा है कि द डायपोल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। डायपोल क्या परफॉर्म कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये साबित हो गया। ये नोट करो पहले, फिर अपन आगे देखते क्या करना है, ये नोट करो। नोट कर लिए, मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये साबित हो गया। मतलब ये निडल क्या कर रहा है, ऑसिलेट तो कर रहा है सही हूं, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन भी परफॉर्म कर रहा है, ये इक्वेशन से साबित हो गया। अब अपन आगे देखते हैं। और अब जब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड रहेगा ना, ऐसा गया,
वापस आया अपनी जगह पर, टाइम पीरियड तो रहेगा यहाँ पर। तो टाइम पीरियड देखते हैं अपन कैसे रहेगा, टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट देखते हैं। टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट देखते हैं अपन अब, पर ये नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर ओमेगा की वैल्यू क्या होगी अगर कंपेयर करें तो अपन ने, देखो गौर से, ओमेगा इज इक्वल टू ये, ओमेगा इक्वल टू ये। नाउ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, एम बी अपॉन आई, एम बी अपॉन आई, माइनस 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 थोड़ी लेने का है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिया मैंने, एम बी अपॉन आई, इसका स्क्वायर इधर डाल देते हैं अपन, एम बी अपॉन आई, ये क्या होता है 2 पाई अपॉन टी अंडर रूट ऑफ एम बी अपॉन आई। तो टी कितना आ रहा है देखो आप, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम बी। ये बन गया आपका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ डायपोल इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन गया। इट इज नॉट अ टॉर्क, टॉर्क अलग होता है, टॉर्क का सिंबल मैं लिखता हूं तो ऐसा लिखता हूं, ये टॉर्क ऐसा थोड़ा टेढ़ा बनाना पड़ता है, टॉर्क ऐसा लिखते हैं अपन, ध्यान में टॉर्क, और ये टी टाइम पीरियड है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो ये बन गया आपका टाइम पीरियड का, वो आपको बताता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला बना रहा है। बहुत आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम क्या है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, बी क्या है मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड, ये सब सिंबल लिख के दिया मैंने यहाँ पर। अच्छा स्क्वायरिंग करो इसको, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन एम बी। तो बी कितना, बी कितना जला लो बी, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आई डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर आई डिवाइडेड बाय बी इधर आ गया, और ये हो जाएगा एम टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका तैयार हो गया बी का, मैग्नेटिक फील्ड आप ऐसा निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। नोट करो इतना, नोट करो। चलो आगे बढ़े। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ना ध्यान में रखनी, बहुत सारी चीज़ें। नोट कर लिया आपने, चलो आगे देखते हैं अपन इसके। अब मुझे एक बात बताओ कि अब आपका ये कॉन्सेप्ट देखो आगे कैसे बढ़ा रहा मैं, कि ये जो देखो ये जो है ये ऐसा आ गया, ऑसिलेट भी कर रहा हूँ, और उसके बाद में फिर ये आके रुक गया कहीं तो भी। अब दोबारा मुझे अगर उसको अपनी जगह पे वापस लेके जाना है
ये देखो ऐसा हो जाएगा ना, दोबारा मुझे ऐसा वापस लेके जाना है तो मुझे वर्क नहीं करना पड़ेगा क्या? तो यहाँ पे वर्क की बात आ रही है, वर्क इज डन हियर। अब वर्क करना पड़ रहा है, वर्क इज डन टू मूव डायपोल अगेंस्ट फील्ड, फील्ड के अगेंस्ट में लेके जा रहे हैं। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे आप? इंटीग्रेशन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का एनालॉगस क्वांटिटी, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितना आएगा आपका वर्क डन? दैट इज इंटीग्रेशन, टॉर्क कितना, एम बी साइन थीटा डी थीटा। एम बी कितना होता है, कांस्टेंट बाहर है, साइन थीटा का कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, हो गया इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। ये आ गया आपका वर्क डन। कितना वर्क डन लगेगा? इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एम डॉट बी, स्केलर क्वांटिटी है ना वर्क डन, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर प्रोडक्ट होगा ना, स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट होगा आपका यहाँ पर। ऐसा भी कर सकते हैं आप, ये कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट है। अगर मैं ये कहता हूं कि ये जैसा मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसी पहली बात ये नोट कर लो पहले, अगर मैं ये कहता हूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और आपके पास में ये डायपोल आपका ऐसा है, और आप ये अबाउट दिस सेंटर उसको ऐसा लेकर आ रहे हैं, ये आपका ऑलरेडी पहले से थीटा 0 है और यहाँ से यहाँ तक थीटा है। देखो आप गौर से, थीटा 0 से थीटा लेके जा रहे हैं, तो मैं इसी को देखो ऐसा लिख सकता हूँ कि देखो वर्क डन फ्रॉम थीटा 0 टू थीटा एम बी साइन थीटा डी थीटा। क्या हो जाएगा वर्क डन? वही तो हो रहा है आपका, माइनस एम बी कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 0 टू थीटा। वैल्यू डाल दो, वर्क डन इज नथिंग बट माइनस एम बी अपर लिमिट कॉस थीटा माइनस लोअर लिमिट कॉस थीटा 0, ये माइनस अंदर डाल दो, वर्क डन इज नथिंग बट एम बी क्या आ जाएगा, cos theta 0 minus cos theta, and this work done is nothing but called as the potential energy. So mb cos of theta 0 minus cos of theta, ये भी पोटेंशियल एनर्जी एक तरह से, पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम डॉट बी। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके बहुत काम की है, नोट करके रखो। सारी इन्फॉर्मेशन बहुत काम की है, अब अच्छे से पढ़ो इसको, बहुत काम की चीज़ पढ़ रहे हैं हम लोग। थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है लेकिन दिमाग में रखना पड़ेगा आपको ये सब। अगर नीट और JEE की आपको क्लियर करना है, टारगेट अचीव करना है, तो ये सारी नॉलेज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप ये दिमाग में नहीं रखेंगे तो आपको कुछ आने वाला समझ में नहीं है, मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ। चलो, ये आर्टिकल आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर।
नेक्स्ट आर्टिकल लेते हैं, नोट करो ये। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, इसको गॉस लॉ पढ़ो या गॉसियस लॉ पढ़ो, जो भी है। क्या कॉन्सेप्ट है आपको याद आ रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन ने गॉस लॉ पढ़े थे, क्या बताया था उसके अंदर, आपको याद है? गॉस लॉ के अंदर क्या पढ़े थे आप? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी गॉस लॉ आया था ना, वो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये इन मैग्नेटिज्म। उसमें अपन ने क्या करते, चार्ज कंसिडर किए थे, जैसे ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2, ये चार्ज Q3, ये चार्ज Q4, ये चार्ज Q5। इसको अपन ने गॉसियन सरफेस से इनक्लोज किए थे, जैसे एक एम्पीरियन लूप भी बना था, आपको याद करो, वैसे यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाया था अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। अब देखो मैंने कुछ चार्ज बाहर रखा, मैंने आपको क्या बताया था इसका, कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो रहेगा टोटल, इसका पूरे चार्जेस का मिला के जो बाहर है गॉसियन सरफेस के और गॉसियन सरफेस के अंदर है सारे चार्ज, फ्लक्स मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पांचों चार्ज पार्टिकल का जो बाहर है वो भी पांचों चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ या चार्ज नेट अपॉन एप्सिलॉन। अगर चार्ज अंदर के लेने का, बाहर वाला चार्ज नहीं लेने का, गॉसियन सरफेस के फ्लक्स लेने का, लेकिन चार्ज जो वैल्यू लिखेंगे अपन, वो चार्ज जैसे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q5, 4 नहीं लिखने का, 4 बाहर हो गए, वो चार्ज। ये था अपना गॉस लॉ, काय के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चीज और भी है कि लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे खत्म हो जाती है, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे खत्म हो जाती है। सोर्स और सिंक दोनों है इसके पास। मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं है, ये पलट के, इलेक्ट्रिक फील्ड पलट के वापस नहीं आती, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड पलट के वापस आती है, साउथ से नॉर्थ जाती है, सॉरी नॉर्थ से साउथ जाती है, और साउथ से भी पलट के नॉर्थ पे वापस भी आती है। नॉर्थ से निकली बाहर, साउथ की तरफ आई, और साउथ से अंदर नॉर्थ में भी जाएगी। बाहर साइड में नॉर्थ से साउथ है और अंदर में साउथ से नॉर्थ है, क्लोज लूप बनता है। ये तो बहुत बड़ा फर्क है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। मैंने आपको लिखा के भी दिया था कल कि मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता, बराबर है। तो उसी तरह से अपना मैग्नेटिक फ्लक्स भी है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे एक, ये हटा देते अपन, यहाँ पे हो गया, इसको अपन ये भी लिखे थे, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0 भी लिखे थे नेट, और ये क्या होता था आपको याद है, E इंटू डी एस, वेक्टर प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में E इंटू डी एस, ये भी लिखे थे। चलो ये क्या है, फिर आपके पास एक मैग्नेट है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ये ऐसी निकलती है,
ऐसे निकल रही और ये अंदर साउथ से नॉर्थ जा रही है। अगर मैं यहाँ पे भी गॉसियन सरफेस बनाया था, ये बनाता हूँ मैं गॉसियन सरफेस, ये बनाया मैंने गॉसियन सरफेस। अब उसके बाद मैं एरो बनाता हूँ फील्ड का। आप देखो जितनी लाइंस एंटर करती है ना उतनी लाइंस बाहर भी निकलती है। गॉसियन सरफेस के अंदर जितनी लाइंस एंटर करेगी मैग्नेटिक लाइंस उतनी फील्ड बाहर भी निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। आप पसंद मतलब एक दूसरे को फील्ड को कैंसिल कर दे रहा है। मतलब टोटल फ्लक्स इन गॉसियन सरफेस के अंदर क्या पाया जा रहा है? जीरो। क्या पाया जा रहा है? जीरो। मतलब द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, the net magnetic flux through closed loop is zero। बन गया स्टेटमेंट। यही तो है गॉस लॉ, यही तो है गॉस लॉ। द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड लूप इज जीरो। जितनी लाइन अंदर गई उतनी लाइन बाहर निकल गई, एक दूसरे को कैंसिल कर दी। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्लोज लूप के अंदर जीरो होता है। क्लोज लूप के अंदर क्या होता है? जीरो होता है। यह ध्यान में रखना। क्लोज लूप के अंदर क्या होता है? जीरो होता है। अब जैसा मैंने पिछली बार, जैसे ये फील्ड की लाइन से ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने यहां पे एरिया कंसिडर करा ऐसा क्लोज लूप, या एरिया छोटा सा एरिया कंसिडर करा, छोटा सा एक पार्ट कंसिडर करा, इसको नाम देता हूं मैं डेल एस एरिया। अच्छा, आपको ये भी याद होगा कि एरिया वेक्टर होता है। अगर मैं इसको ऐसा ऊपर लेके जाऊं तो ये डेल एस ऐसा एरो बन जाएगा सरफेस को परपेंडिकुलर। ये भी याद होगा आपको, ये मैंने आपको कई बार बताया कि एरिया वेक्टर होता है। अपने गॉस लॉ में पढ़े थे कि एक सरफेस एरिया, उसका वेक्टर सरफेस को परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर होता है। ये ध्यान में रखना। एरिया क्या होता है? यहाँ पर वेक्टर होता है। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड का इज जीरो। क्या आ रहा है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर? पूरा का पूरा जीरो आ रहा है। अच्छा, सेकंड मैं ये भी बोल सकता हूं कि आपको याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिख के दिया आपको, ई डॉट डी एस, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? दैट इज नथिंग बट फाई बी इज इक्वल टू ई की जगह बी डॉट डेल एस। मतलब अल्टीमेटली क्या मिल रहा है आपको? फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट डेल एस, इंटीग्रेशन वाला भी लिख सकते हैं आप, इज इक्वल टू जीरो। समेशन भी लिख सकते हैं आप, इंटीग्रेशन भी लिख सकते हैं। ये स्टेटमेंट बताता है आपका मैथमेटिकल फॉर्मेट में गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, एंड दिस इज नथिंग बट द स्टेटमेंट फॉर गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। नोट कर लो। चलो आगे बढ़े। अर्थ मैग्नेटिज्म, ये बड़े काम की चीज़ है। अर्थ मैग्नेटिज्म ये आपको अच्छे से समझना है। अर्थ मैग्नेटिज्म ये आपका एक नया टॉपिक है और बड़ा टॉपिक है, लेंथी टॉपिक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर आएंगे, बहुत सारे चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे।
इसके अंदर क्या पढ़ना है आपको, देखो पहला तो पढ़ना है अर्थ बिहेव एज अ ह्यूज मैग्नेट, ये कॉन्सेप्ट आएगा आपको यहाँ पे। फिर आपको पढ़ना है डिक्लिनेशन, फिर आपको पढ़ना है एंगल ऑफ डीप, और इंक्लिनेशन भी बोला जाता है इसको। ये 3 तो चीजें पढ़ना ही पढ़ना है आपको। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यह आपको पढ़ना है। इतनी सारी चीजें आपको पढ़ना है, बहुत सारी चीजें आने वाली है। फिर आपको लास्ट में पढ़ा गया मैग्नेटिक एलिमेंट्स, क्या होते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है इसके अंदर। तो बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत नया टॉपिक है आप लोगों के लिए। और अर्थ एक मैग्नेट है, इसके बारे में आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझना है। तो चलो देखते क्या है। आपको याद होगा जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मेरा पहला लेक्चर अगर आप देखोगे तो आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि ग्रीस के अंदर लोग, मजदूर लोग, लेबर लोग जब पैदल चल रहे थे तो उनके पैर की जो जूते होते थे वो जूतों के अंदर खिले लगे हुए रहते थे, उसके कारण नीचे अर्थ में मैग्नेट था, वो खींचता था, उनको चलने में तकलीफ जा रही थी। उस ज़माने में इनको पता भी नहीं था कि अंदर क्या हो सकता है, बस उनको पैर उठाने में तकलीफ जा रही थी ऐसा। तो उनको पता नहीं समझ में आ रहा था कि भाई हमारा पैर उठ क्यों नहीं रहा, क्या हो रहा है ऐसा। बाद में फिर साइंटिस्ट ने, शेफर्ड, पर सब लोगों ने पता लगाया कि भाई यहाँ पे कुछ तो भी एक मटेरियल होता है, मैग्नेटिक मटेरियल होता है। चाइना वाले ने ज़्यादा फायदा उठाया। तो ये सारी चीज़ें अपन ने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़े थे, दोबारा इसको समझा के कोई मतलब नहीं है। लेकिन इतना तो तय हो गया कि अर्थ जो है उसके ज़मीन के अंदर साइंटिस्ट ने क्या, साइंटिस्ट या अरे अभी तक के रिसर्च चल रहा है भाई, अभी तक के रिसर्च चल रहा है, अभी तक के पूरा 100% पता लग ही नहीं पाया, अभी भी तो हवा में चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, इसलिए आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना और समझना इस आर्टिकल को क्या है ये। तो उस ज़माने में ये माना गया था कि जो अर्थ है, अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, ऐसा उन्होंने अज्यूम किया था। बल्कि उन्होंने ये भी बोल दिया था कि जैसे ये अर्थ है तो उन्होंने इस तरह से एक इमेजिनरी मैग्नेट भी बना लिया था अंदर, ये ऐसा, इसका नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ऐसा सब अज्यूम भी कर लिया। और यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, उन्होंने ये भी अज्यूम कर लिया था, ये ऐसी मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है इस तरह से, ऐसा अज्यूम किया था। अरे उन्होंने बताया कि अर्थ में इतना बड़ा एक मैग्नेट छुपा हुआ है, मगर ये सब अजम्पशन था, अज्यूम, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। खोदते बैठोगे आप जमीन को तो आपको कैसा मैग्नेट मिलेगा क्या वहां पे? नहीं, नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा अज्यूम किया गया था, मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो बोला गया था, बस मैग्नेटिक फील्ड तो है। अब देखो यहाँ पे ये पता चल गया कि अर्थ के अंदर मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी चीजें हमको डिटेल में समझनी है कि एक्चुअली हो क्या रहा है इसके अंदर, हो क्या रहा है इसके अंदर, ये चीजें हमको समझनी है। तो देखो साइंटिस्ट लोगों ने बहुत पता लगाया, बहुत रिसर्च करे, तब जाके पता चला कि ऐसा एक जो बार मैग्नेट अज्यूम कर रहे, ऐसा हम अज्यूम करना गलत साबित होगा, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड है और उसकी डायरेक्शन भी ऐसी है, ऐसी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसी है। फिर बाद में साइंटिस्ट लोगों ने पता लगाया
कि ये मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली किसके कारण है, ये मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण है, इसके पीछे वजह क्या है, ये पता लगा। तो उनको लगा इसके अंदर बहुत सारे मटेरियल है, आयरन मटेरियल है, निकल मटेरियल है, कोबाल्ट है, लोहे के टुकड़े बहुत बड़े बड़े हैं अंदर, किसके अंदर अर्थ के अंदर। ऐसा इन लोगों ने बताया कि अर्थ के अंदर जो है बहुत बड़ा लोहा है और वो एक तरह का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बिहेव करता है। लेकिन आप मेरे को एक बात बताओ कि ज़मीन के अंदर इतना हाई टेम्परेचर रहता है, इतना हाई टेम्परेचर रहता है कि हाई टेम्परेचर रहने की वजह से, ज़रा ध्यान से सुनना, हाई टेम्परेचर रहने की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। एक आगे चल के अपन पढ़ने वाले हैं क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर के एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है टेम्परेचर की, वो टेम्परेचर के अबव अगर कोई बॉडी हीट होती है और टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज हो जाती है, और अंदर तो इतनी गर्मी है ज़मीन के अंदर, तो लोहा इतना गर्म हो के वो तो पिघल चुका, फ्लूइड बन गया, मोल्टन आयरन फ्लूइड है वो पूरे एक तरह से। अब वो पिघलने के बाद में आप मेरे को बताओ, इतनी हीट जमा हो गई, इतनी हीट जमा हो गई तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो खत्म हो गई, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो गई तो फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहां पे मिलेगी, फिर ये कहां से आ रही है। तो ऐसा रिसर्च चलते रहा, लेकिन पता चला कि कहीं तो भी गड़बड़ है, कहीं तो भी गड़बड़ है। चलो, तो ये बात तो 100% साबित नहीं हो पाई, प्रूफ करने की ऐसा कोई प्रूफ तो मिला भी नहीं पहली बात कि भाई वो अंदर बड़े बड़े लोहे, क्योंकि गर्म होने की वजह से तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जाना ये साइंटिफिकली प्रूव है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज और देखने को मिली, क्या देखने को मिली कि जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ है, अब ये अर्थ रोटेट करता है अबाउट द नॉर्थ एंड साउथ एक्सिस, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, अबाउट द गिवन एक्सिस, ठीक। अब इतना तो मालूम है अपने को कि अंदर जो कोर होता है उसके अंदर बहुत गर्मी होती है जमीन की, ये अर्थ की बात कर रहा हूं मैं, ये अर्थ है, अर्थ की बात कर रहा हूं, इसके अंदर गर्मी बहुत है, ठीक। तो इतना तो तय है, इतना तो तय है कि अंदर जो आपके पास में इतने पोर्शन के अंदर, खास तौर से इतने पोर्शन के अंदर क्या है, इसके अंदर है मोल्टन आयरन फ्लूइड। आयरन मत लो, मोल्टन मेटेलिक फ्लूइड्स, मतलब फ्लूइड है। अब आप बात बताओ मेरे को कि आपके पास में एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, न्यूक्लियस, और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये होता है एटम, और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और इनको बाहर से अगर एनर्जी मिल गई तो ये टूट के बाहर आ जाते हैं। ये तो मालूम है सबको कि बाहर से अगर एनर्जी मिली तो ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में से टूटकर बाहर आ जाते हैं। तो ये जो मेटालिक फ्लूइड है, इसके अंदर इतनी गर्मी है, टेम्परेचर है, तो हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी मिल गई तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे क्या, आयंस बन जाते हैं इसके अंदर, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के भंडार लग जाता है यहाँ पर, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के। ये इलेक्ट्रॉन बाहर टूट के करोड़ों की तादाद में बाहर निकल जाते हैं, और अर्थ का रोटेशन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ये सब के सब, ये इलेक्ट्रॉन भी ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन भी ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं पूरे अबाउट दिस, ये इलेक्ट्रॉन भी गोल गोल घूम रहे हैं। अरे भैया, अर्थ गोल घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी तो गोल घूमेंगे ना, अर्थ गोल घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी तो गोल घूमेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन भी गोल घूम रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी गोल घूम रहा है, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है तो करोड़ों की तादाद में जब इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है, सोचो इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में सर्कुलेटिंग करंट मिल रहा,
और सर्कुलेटिंग करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। पढ़े ना आपने, मैग्नेटिक फील्ड, करंट अगर ऐसा जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड बन गई ना। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, तो ऐसी डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगी, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। ये ऐसी मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, वही देखो आप, ऐसी ये मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है और ऐसी जा रही है, ये वो यही है, ये जो देख रहे हैं आप, ये ऐसी निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड और ऐसी जा रही है। आपको मैग्नेटिक फील्ड ऐसी मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये देखो, उसको कॉन्सेप्ट को समझो कि अंदर जितना मेटेलिक मटेरियल है वो पिघल गया, क्योंकि गर्मी बहुत है अंदर, टेम्परेचर ज़्यादा है, और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन टूट के बाहर भी निकलते हैं, आयंस बन जाते हैं बहुत सारे, और रोटेशन की वजह से वो सारे आयंस गोल गोल घूम रहे, और सर्कुलेटिंग चार्ज पार्टिकल। और स्टेट साइंटिस्ट ने क्या बोला था कि जो मूविंग चार्ज पार्टिकल, लास्ट चैप्टर में पढ़े ना, मूविंग चार्ज पार्टिकल क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये गोल गोल घूम रहा है, चारों तरफ क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है चारों तरफ, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाती है इस तरह से। मतलब आपको ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन मोस्टली ज्यादातर यही पाया गया है, और सारे लोग साइंटिस्ट ने इसको एक्सेप्ट भी किए हैं, साइंटिस्ट लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी किए हैं कि इस तरह का कॉन्सेप्ट होना चाहिए करके, और होगा भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर साइंटिस्ट ने वेरीफाई कैसे करा, तो उसने देखा कि क्या देखा उसने, चांद पे मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, देखो उनका वेरिफिकेशन कहता था चांद पे मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। अगर हम मून की बात करते हैं, नो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि अंदर चांद के कोई मेटेलिक फ्लूइड नहीं है। अब अंदर अगर मेटेलिक फ्लूइड नहीं है तो अंदर के इलेक्ट्रॉन घूमेंगे ही नहीं, कुछ होगा नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से बनेगी, ये साबित हुआ। वेनस में ये घूम रहा है गोल, वेनस में, लेकिन अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत मेटल कम है, और इसकी स्पीड भी बहुत कम है। वेनस गोल जो घूमता है बहुत कम स्पीड से घूमता है, तो स्पीड भी कम है, और मटेरियल भी बहुत कम है अंदर। तो यहाँ पे वीक मैग्नेटिक फील्ड मिली, यहाँ पे आपको वीक मैग्नेटिक फील्ड मिली। जुपिटर में देखो क्या होता है, जुपिटर की बात करते हैं अपन। जुपिटर के अंदर बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत सारा मेटल है इसके अंदर, और इसकी स्पीड भी ज़्यादा है। ये तो ज़्यादा स्पीड से घूम रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये ज़्यादा स्पीड से घूम रहा है जुपिटर, तो इसका मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इसके पास में ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है। तो साइंटिस्ट ने ये बात को तो मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड बनने का जो रीजन है वो मोल्टन मेटेलिक फ्लूइड के वजह से हो रहा है, और उनके रोटेशन की वजह से सर्कुलेटिंग करंट मिल रहा है, और चारों तरफ क्या बन रही है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है जो आपको अर्थ में भी दिखाई दे रही है, इसीलिए अर्थ इटसेल्फ कॉल्ड एज अ मैग्नेट। अब आपके समझ में आ गया होगा अर्थ मैग्नेटिज्म क्या है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन इतना समझ में आ गया आपके, नोट कर लो, फिर मैं मिटा रहा हूं। यानी इसका मतलब ये साबित हो गया कि अर्थ एज अ मैग्नेट करके होता है, ये साबित हो गया कि अर्थ
एक तरह का मैग्नेट होता है और इटसेल्फ एक्ट एज अ मैग्नेटिज्म, ये साबित हो चुका है। अच्छा, आपको एक और इंटरेस्टिंग बात यह होगी, आप अगर सुनेंगे तो बड़ा हंसी आएगी आप लोगों को, कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये डायरेक्शन जो देख रहे हैं आप ऐसी, अब इस बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये चेंज भी हो सकती है, इसका कुछ भी हो सकता है, ये चेंज भी हो सकती है। सारा खेल अंदर पे डिपेंड है, इनका सर्कुलेशन अगर ऐसा हो गया, ये चेंज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि ये नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाए, साउथ पोल नॉर्थ पोल बन जाए, उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। आप जो देख रहे हैं यहां पर, उल्टा भी हो सकता है। यानी साइंटिस्ट लोगों का तो ये मानना है, आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ के देखो, उसमें लिखा हुआ भी है एनसीईआरटी की बुक में, कि इसमें चेंजेस आ सकते हैं, इसमें चेंजेस आ सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं यहाँ पर, उसके अंदर आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट देखने को ऐसा मिल सकता है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल जो है वो फिक्सिशियस पोल है, इसके अंदर भी उनकी भी जगह डिसाइडेड नहीं है और बार बार चेंज होते जा रही है। लंदन में तो अभी अपन आगे चल के पढ़ने वाले एंगल ऑफ डीप और एंगल ऑफ, जो मैंने आपको बताया इंक्लिनेशन, ये चेंज हो गया थोड़ा सा। अब थोड़ा सा चेंज हो गया तो क्यों हो गया, आपको कुछ समझ में आ जाएगा चेंज क्यों हुआ भाई, एक ही शहर में एक ही जगह पर चेंज क्यों हुआ, तो कुछ तो बात होगी। तो ये चेंजेस होते जा रहे हैं, चेंजेस होते जा रहे हैं। एनी हाउ, इतना नोट कर लो आप। चलो ठीक है नाउ, अब इसके बाद में हमको जो पढ़ना है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना है, जो मैंने आपको लास्ट में बताया था, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डीप जो मैंने बताया, मैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना है। इसके बाद में फिर मैग्नेटिक मेरिडियन, जोग्राफिक नॉर्थ पोल साउथ पोल का कॉन्सेप्ट के बारे में क्या है, तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना है। तो ये सारी डिटेल्स हम अभी एक साथ नहीं पढ़ सकते, तो अभी मैं यहाँ पर रोकता हूँ, अगली क्लास में हम इसको पूरा डिटेल्स में और भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।